सभी बच्चों को आज का नमस्कार। जैसा कि ज्ञात है, हम रासायनिक बलगत की जो एनसीईआरटी बेस्ड यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड के जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित हम इकाई 4 या यूनिट 4 का अध्ययन कर रहे थे। इस बीट पार्ट 3 है जो इसका। इस पार्ट 3 में अब हमको चर्चा करनी है इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑन ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। किसी अभिक्रिया में सांद्रता का प्रभाव क्या पड़ता है। जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं, अगर सांद्रता किसी चीज़ की बढ़ाएंगे तो वहाँ पर अणुओं की संख्या बढ़ेगी, अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो टक्करों की संख्या बढ़ेगी। निश्चित सी बात है कि ये निश्चित बात है कि वैन केमिकल रिएक्शन को जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहाँ पर रिएक्टेंट अभिकारकों में, प्रोडक्ट में अर्थात अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित होते हैं, और जैसे जैसे समय बीतता है अभिकारकों की सांद्रता घटती है और उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है। जैसा कि हम यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन के तहत देख सकते हैं, किसी भी दिए गए ताप पर रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विद ईच कंसंट्रेशन। इसका तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी अभिक्रिया के उसके अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, जबकि संतुलित अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों की स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक उन सांद्रता के घातांक के रूप में उपस्थित होते हैं। ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है, बड़ा आसानी से आप वीडियो के विजुअल्स को देखकर यहाँ समझ सकते हैं किस प्रकार से अभिकारक अणु और उत्पाद अणुओं में एक कॉम्बिनेशन चल रहा है। जैसे हम एक रिएक्शन के लिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रिएक्शन रहेगी, ए मोल है, किसका ए मोल है कैपिटल ए का, प्लस बी मोल है किसका कैपिटल बी का, इक्वल टू सी मोल बना है कैपिटल सी और डी मोल बना है कैपिटल डी। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर लिखेंगे रेट, या हम लिख सकते हैं दर बराबर के ए और बी। अब यहाँ पर जो घातांक लगानी है इनके मोल की नहीं लगानी, हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पे इसकी घात ए मोल के आधार पर नहीं लगाई गई है, मान कर चल रहे हैं। कोई भी अपक्रिया है उसको हम मान कर ही चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को ठीक से समझने का प्रयास करें तो निश्चित ही बड़ा आसान वीडियो हो जाएगा। कहता है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टिंग स्पीसीज टेकन एज यूनिटी देन तब रेट इज इक्वल टू के होगा। अगर सभी को इकाई ले लिया जाएगा तो बराबर एक ही मानकर चले तो रेट इज इक्वल टू के ही आएगा। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। ये सांद्रताओं पर निर्भर करती है, किस टाइम पर कितनी सांद्रता थी जो रेट ऑफ रिएक्शन है। कांस्टेंट आपका एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ही निर्भर करता है, जो किसी भी सांद्रता किसी भी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है। वो एक बार जितना भी सेट हो गया वो उस पार्ट में उतना ही रहेगा। इसके बाद आता है इट इज द स्पीड। ये अपक्रिया के होने की दर की एक माप बताता है, किस दर से अपक्रिया या अपक्रिया का वेग किस दर से होता है उसकी दर बताता है। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनली है, जो इसके बारे में नहीं बताएगा। ये दर वेग समीकरण की जानकारी देगा, और ये समय के साथ घटती भी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये घटती नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन है, समय के साथ घटता जाएगा। अपक्रिया जब खत्म होने वाली होगी तो अपक्रिया की दर कम हो जाएगी। जिस प्रकार हम देखते हैं, हम कोई भी व्हीकल चला रहे हो और जब हमें रोकना होता है तो हम स्लो करके रोकते हैं। अचानक सडन ब्रेक मारना उचित नहीं होता है, गलती से हो जाते हैं तो वहाँ दुर्घटना भी होती है। आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? अपक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। अपक्रिया की कोटि को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर हम कुछ विजुअल देख रहे हैं, जो प्रथम कोटि, ये शून्य कोटि का है, ये प्रथम कोटि का है, ये द्वितीय कोटि का है। यहाँ पर ये शून्य कोटि का है, ये प्रथम कोटि का, ये शून्य कोटि द्वितीय कोटि का है। इसको हम कैसे समझना है? जब हम दर लिखते हैं, दर के बराबर के और सांद्रण लिखते हैं,
सांद्रण में क्या होता है, घात जो आती है, तो समझेंगे वेग समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रण की घात अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, और अभिकारकों के सांद्रणों की घातों का कुल योग अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर मेंशन कर दें कि हमने ए लिखा और 2 आया, और यहाँ बी लिखा, यहाँ 0 आया के दर, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 2 + 0 = 2। तो ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। यदि हम यहाँ पर 1 लिख देते और यहाँ पर भी 1 होता, या कुछ ना लिखा होता, इस प्रकार से अगर लिखा है तो ये घात नहीं लगी तो 1 ही मानेंगे। यहाँ पर के रहेगा दर के बराबर। जब एक समीकरण हो गया तो कोटि 1 + 1 = 2, तो ये द्वितीय कोटि को हो जाएगी। यदि यहाँ 0 है तो 0 + 1 = प्रथम कोटि की अपक्रिया हो जाएगी। दोनों की 0 है तो ये शून्य कोटि की अपक्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो आप ग्राफ के माध्यम समझ सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट और कंसंट्रेशन में दोनों में यहाँ पर ग्राफिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। रेट के आधार पर प्रथम कोटि कैसी है, ऐसी है, और शून्य कैसी है, ऐसी है, और द्वितीय कोटि कैसी है, इस प्रकार से। जो उनके विजुअल जो ग्राफिक्स हैं वो इस प्रकार से हैं। जब सांद्रण की बात आएगी तो शून्य कोटि ये टाइम के लिए, और यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर का, और ये आपका सेकंड ऑर्डर का, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि रेट ला एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट ए इज एम एंड विद रिस्पेक्ट टू बी इज एन। मतलब वहाँ पर ए की पावर एम थी और एम की पावर एन, बी की पावर एन थी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एम + एन के अनुसार एम + एन हो जाएगा। यहाँ पर हम यूनिट देखेंगे। हमें यूनिट देखना है। अपक्रिया की जो कोटि है उसमें शून्य कोटि की अपक्रिया की इकाई क्या होगी, प्रथम कोटि की क्या होगी, तो हम यहाँ पर आपको समझाते हैं, आप समझने का प्रयास करें। हमने लिखा दर समानुपात सांद्रण। सांद्रण की घात हमने 0 रखी, तो के यहाँ के कर सकते हैं। के बराबर कितना हो जाएगा, दर बटे सांद्रण। सांद्रण की घात 0 है, तो दर की मात्रा कितना क्या पढ़ा था, मोल प्रति लीटर प्रति समय या सेकंड कर दें, बटे में आएंगे। और सांद्रण की घात मोल प्रति लीटर है, और यहाँ इसकी घात 0 है, तो ये सब 0 हो गया, तो बराबर बचा है, आप देख सकते मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से अब हम प्रथम कोटि की अपक्रिया को देखते हैं कि दर बराबर के, और इस सांद्रण की घात कितना रहेगा, 1। तो के बराबर कितना आ जाएगा, दर बटे सांद्रण की घात 1 मोल प्रति लीटर प्रति समय बटे मोल प्रति लीटर। ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, समय इनवर्स बचेगा केवल आपका। देख सकते हैं कि समय इनवर्स बच रहा है या नहीं। इसी प्रकार से हम द्वितीय कोटि की अपक्रिया को देखेंगे। ये प्रथम कोटि की अपक्रिया में है। देखो यहाँ पर समय इनवर्स बचेगा, सेकंड या घंटा या मिनट जो भी बचे। द्वितीय कोटि की भी इस प्रकार से देख सकते हैं। आप विजुअल को भी इसका एक बेस मान सकते हैं। बिना विजुअल के, बिना उसके ग्राफिक्स के हम नहीं समझ सकते, क्योंकि दिस इज अ टाइप ऑफ द टाइट्रेशन मेथड। हम टाइट्रेशन करते हैं तो इन सारी चीज़ों को जान लेते हैं। यहाँ पर तृतीय कोटि की भी अपक्रिया के बारे में बताया जाएगा। ये असेसमेंट होगा, ये बाद में देखेंगे जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, आप बता सकते हैं हिंदी में। यूपी बोर्ड के बच्चे बता सकते हैं इसको हम क्या कहते हैं। यूपी बोर्ड के बच्चों को पता है कि इसको हम आणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम आणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी को हम आणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं, आणविकता। ये है क्या, यहाँ पर कितने मोल ऑक्सीजन की, 2, तो आणविकता होगी 2, बाइमोलिकुलर हो जाएगा। अब
आप समझते चलिए, फिर मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। यहाँ पर कितने आयन है? 2। तो बाई मोलिकुलर, सॉरी इस प्रकार से नहीं, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया। जस्ट सेकंड, बैक करते हैं वीडियो को थोड़ा सा। यहाँ देखिए, ये H 2 मॉलिक्यूल और I2, H2 और I2, यहाँ पर 1 मोल H2 का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 1 मोल H2 का और 1 मोल I2 का, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये बाई मोलिकुलर आणविकता 2 हो गई। यहाँ पर 1 मोल NO2 का और N2 का, इस प्रकार से देख सकते हैं। या O2 और N2 जितना भी होगा, मैं एक रिएक्शन करके आपको बताता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ PCl5 रिवर्सल PCl3 प्लस Cl2, यहाँ पर कितना मोल है PCl5 का? 1। तो आणविकता हो जाएगी 1, मोलिकुलरिटी का मतलब 1 हो जाएगा। इसकी आप डेफिनेशन को समझने का प्रयास करें तो मैं बताता हूँ कि आणविकता है क्या। अब क्रिया में भाग लेने वाले उन अभिकारक अणुओं की संख्या जिनके मध्य टक्करें होने से अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, वो आणविकता कहलाती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ट्राइमोलिकुलर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी दोनों में फर्क है कि अभिक्रिया की कोटि पहली लाइन ये समझ लें कि अभिकारकों के साधारण की घातों का योग होती है, और मोलिकुलरिटी का मतलब होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं के मोलों की संख्या जो टक्कर करके, जो कोलाइजन करके उत्पाद में परिवर्तित होती हैं। कोटि कभी शून्य नहीं होती है, और मोलिकुलरिटी शून्य, सॉरी, कोटि शून्य हो सकती है, मोलिकुलरिटी कभी शून्य नहीं हो सकती है। फिर इसके बाद कहता है कि इसको हम केवल सैद्धांतिक तौर पर, प्रायोगिक तौर पर ही ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम अभिकारक अणुओं के मोलों की संख्या के अनुसार अभिक्रिया को देखकर भी बता सकते हैं। आसान है बहुत। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप अपनी बुक से देख सकते हैं या स्वतः कर सकते हैं। अब यहाँ पर शून्य कोटि की अपक्रिया चल रही। शून्य कोटि की अपक्रिया वही है जो अभिकारकों के साधारण की घातों का कुल योग शून्य होता है, तो शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पर रिएक्शन जैसे मान कर ली गई है, H=2 कोई उत्पाद है, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया है। समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ कैसे है। कि मान लें कि t बराबर 0 समय पर A का सांद्रण कितना था? A0। t बराबर 0 समय पर A का सांद्रण था 0। t बराबर 0 समय पर A का सांद्रण था A0। t समय पश्चात हो गया A। ठीक है, तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की ज्ञात है, तो लिखेंगे dA/dt बराबर के A की पावर 0, क्योंकि शून्य कोटि की है तो यहाँ k बचेगा, केवल k बचेगा। तो क्या करेंगे? माइनस dA/dt बराबर k, या ऐसा कर सकते हैं हम। कैसा? माइनस dA बराबर k इंटू dt। इसका समाकलन ले लेंगे, तो समाकलन लेने पर ये स्थिति आएगी। समाकलन स्थिरांक जब बनेगा तो क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग करके आ जाएगा, और a बराबर KT प्लस C ले सकते हैं या I भी ले सकते हैं, जो समाकलन स्थिरांक रहेगा। यहाँ वीडियो आगे चलेगा। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं कंप्यूटराइज करके उसको आपके सामने लेकर आता रहूँगा। आप देख सकते हैं, ये मैंने समझा दिया है। जब अब हम इसकी तुलना करेंगे प्रारंभिक स्थिति से। यहाँ पर IN के स्थान पर हम log E बेस भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग के लिए है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़े। हमें ज्ञात है कि t बराबर 0 समय पर A का सांद्रण कितना था? A0 था। तो जो समाकलित प्राप्त हुआ है A के उस पर इसका प्रयोग कर दें, तो नेचुरल लॉग के आधार पर A इतना आ गया, बराबर बराबर कितना कर दिया जाएगा? आप देख सकते हैं बराबर में, हाँ बिल्कुल, t के लिए 0 आ जाएगा, k से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, c बचेगा। c की वैल्यू उसी समीकरण में रख देंगे, तो क्या बच जाएगा? a बराबर KT
माइनस A0, ये आ जाएगा आपका, आ जाएगा। तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, आप वीडियो को पूरा देख लीजिए इसके आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा हमने क्या किया है। इसी प्रकार से प्रथम कोटि की अपक्रिया को भी हमको करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो बताया गया वो यहाँ चल रहा, आप देख सकते हैं विजुअल्स में। अब ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है, उसी प्रकार से करना है जहाँ पर यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पर सान्द्रण घात 1 थी, तो इस प्रकार से बना। समाकलन लिया, समाकलन लेने के पश्चात आगे बढ़े, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं। फिर से एक बार, आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, दोनों तरफ समाकलन लेने के पश्चात ये स्थिति आई। आगे बढ़ रही है अब क्रिया। समीकरण, ये समाकलित वेग समीकरण है। इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब कॉमन लॉग को या नेचुरल लॉग को, लॉगी बेस को लॉग 10 में ले जाएंगे तो 2.303 का यूज करेंगे हम। आप देख सकते हैं, सुविधाजनक पूर्वक इसको समझ सकते हैं। ये प्रथम कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण हो गया। अब यहाँ पर हाफ लाइफ देखते हैं। हाफ लाइफ का मतलब होता है किसी अभिक्रिया के आधे भाग के पूर्ण होने में जो समय लगता है उसकी अर्धायु कहलाती है। इसको हम टी हाफ या T05 से भी प्रदर्शित करते हैं। अगर T बराबर अर्धायु हुआ तो टी हाफ रख देंगे, और सांद्रण आधा हो गया है तो ए का वैल्यू A0 बटे प्रारंभिक सांद्रण के आधा A0 बटे 2 रख देंगे। इस इक्वेशन में एक के स्थान पर A0 बटे 2 और यहाँ पर टी हाफ कर देंगे, तो इक्वेशन इस प्रकार से रहेगी आपकी। और अंतिम इक्वेशन ये आ गई, या यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं, टी हाफ इक्वल टू A0/2K। ये शून्य कोटि की अपक्रिया का अर्धायु समीकरण है। और अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शन लाना चाहते हैं तो हम K को हटा देंगे। अब प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्धायु है, तो यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से तीनों चीज़ों, ऊपर देखिए आप। पहले प्रथम कोटि की अपक्रिया ये रही है, A0 बराबर A बराबर A0 बटे 2 रखेंगे और T बराबर टी हाफ रख देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने टी का वैल्यू यहाँ के था तो के को यहाँ ले आए, टी की जगह टी हाफ रखा, तो अंतिम पॉइंट यहाँ इस प्रकार से आ गया है कि log 2 का मान कितना आ जाएगा। A0 से A0 खत्म हो गया, log 2 का मान 0.3010 होता है। मल्टीप्लाई 2.303 से करेंगे 0.692/K बराबर टी हाफ की प्राप्त हो जाएगा। ये प्रथम कोटि की अर्धायु अपक्रिया थी।